नमस्कार। चैतन्य कंपटीशन क्लासेस पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर रूप में अंजाम दे रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग आर ओ से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसकी एक सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसी क्रम में एक नए वीडियो में हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं, जिसमें हम कुछ नए करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन को जो मंजूरी दी गई है, ये टॉपिक उससे रिलेटेड है। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। चंद्रयान 3 जो हाल ही में 2023 में लॉन्च किया गया था और जिसने की सफल लैंडिंग की थी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। कहां पर लैंडिंग की थी? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बना था 2023 में। ठीक, तो इसके बाद इसरो जो है वो दो महत्वाकांक्षी चंद्र मिशनों पर कार्य कर रहा है। ठीक है, लूनर मिशन पर काम कर रहा है। कौन कौन से हैं वो? चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन। ठीक, तो दो चंद्र मिशनों पर काम कर रहा है इसरो। कौन कौन से हैं? चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5, जिसको कि लूपेक्स मिशन भी जाना जाता है। चंद्रयान 5 जिसे लूपेक्स मिशन के नाम से जाना जाता है वो क्या है? लूपेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछा जा सकता है परीक्षा में आपके। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, लूपेक्स का फुल फॉर्म क्या हुआ? लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, लूनर के मतलब चांद के ध्रुवीय क्षेत्र का खोजबीन करना। भारत और जापान का ये साझा चंद्र मिशन है। भारत और जापानीज कंपनी जैक्सा। भारत की कंपनी क्या है? भारत का जो स्पेस एजेंसी है वो क्या है? इसरो। और जापान की स्पेस एजेंसी क्या है? जैक्सा। तो इसरो और जैक्सा का ये क्या है? साझा चंद्र मिशन है। कौन? लूपेक्स। ठीक, चंद्रयान चंद्रयान 5 या लूपेक्स जो है ये इसरो और जैक्सा का साझा कंबाइंड चंद्र मिशन है। ठीक, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उसके अस्थाई अंधकार वाले हिस्से पर। अस्थाई अंधकार वाला हिस्सा मतलब वहां पे परमानेंट शैडो रहता है, हमेशा क्या होता है? अंधेरा ही रहता है। उस वाले हिस्से पर उसको क्या बोलते हैं? पीएसआर बोलते हैं। पीएसआर क्षेत्र बोलते हैं, परमानेंट शैडो रीजन। उस हिस्से पर हमेशा अंधकार ही रहता है दक्षिणी ध्रुव पर। तो उसके आसपास रोवर को उतार कर क्या करना है? जल बर्फ की खोज करनी है। जल बर्फ की खोज करनी है और इन सीटू विश्लेषण करना है। वहां पे अंदर चंद्रमा के क्या है, उसके चंद्रमा की जो परतें हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं उसका इन सीटू विश्लेषण करना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, जल बर्फ की खोज करना और इन सीटू विश्लेषण करना पीएसआर रीजन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, तो इसका लक्ष्य याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक, कि उसका जो चंद्रमा पर लूनार लूपेक्स मिशन भेजा जाएगा उसका लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन में दे देगा जल बर्फ की खोज करना और इन सीटू विश्लेषण करना उसके पीएसआर रीजन में। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव का जो पीएसआर रीजन है, पीएसआर रीजन मतलब परमानेंट शैडो रीजन, जहाँ पे अस्थाई अंधकार वाला हिस्सा है, वहां पर रोवर को उतार कर लैंड कराकर जल बर्फ की खोज करना और इन सीटू विश्लेषण करना है। इन सीटू एग्जामिनेशन करना है। चलिए आगे देखते हैं। इस मिशन को जो वित्तीय मंजूरी है वो किसने प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की टीम ने चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन की जो वित्तीय मंजूरी है उसको प्रोवाइड किया है 10 मार्च 2025 को। ठीक है, ये भी याद रखना जरूरी है। 10 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की टीम ने चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन की वित्तीय मंजूरी को क्या की है? मंजूरी प्रदान की है। ठीक ठीक, चलिए अब इसकी घोषणा कब की गई है कि वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है? तो लूपेक्स मिशन की 16 मार्च 2025 को बेंगलुरु में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के जो नए चीफ बनाए गए हैं, कौन? बी नारायण। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो के नए चीफ किसे बनाया गया है? तो बी नारायण को बनाया गया है। तो इसरो के नए चीफ बी नारायण द्वारा अपना पदभार ग्रहण करने के लिए आयोजित एक सम्मान समारोह में इस बात की घोषणा की गई है कि लूपेक्स मिशन को प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय टीम ने मंजूरी प्रोवाइड कर दी है। चलिए आगे देखते हैं। इस मिशन को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा द्वारा अपने किससे भेजा जाएगा? H324L प्रक्षेपण यान के द्वारा। किसके द्वारा? H324L प्रक्षेपण यान
नाम क्या है, ये नाम याद रखना जरूरी है। H324L प्रक्षेपण यान, ठीक है। किस यान से भेजा जाएगा, तो जापान का H324L प्रक्षेपण यान है। H324L प्रक्षेपण यान है जिससे कि लूपेक्स मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा, ठीक। जो MHI यानी कि मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज जापान द्वारा निर्मित चंद्र रोवर को ले जाएगा, ठीक है। कौन से रोवर को ले जाएगा, जापान के द्वारा निर्मित कंस्ट्रक्ट किया हुआ चंद्र रोवर को ले जाएगा। रोवर किसका होगा, जापान के द्वारा निर्मित किया जाएगा वो लूनार रोवर, ठीक है। और किसने बनाया है इसको, MHI मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया है ये चंद्र रोवर, और इसको H324L प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। जबकि इसके लैंडर का निर्माण इसरो के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि जो लूपेक्स मिशन है इसके लैंडर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है या किस स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है। तो इसके लैंडर का निर्माण इसरो के द्वारा किया जा रहा है, और जो रोवर वहां पे लैंड कराया जाएगा उस लूनार रोवर को किसके द्वारा निर्मित किया जाएगा, तो MHI जैक्सा की जो अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी है MSI मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा निर्मित किया जाएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। इस मिशन के लिए वैज्ञानिक उपकरण जो है वो इसरो, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा एवं नासा द्वारा प्रदान किए जाएंगे। लूपेक्स मिशन के लिए जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, वो इसरो के द्वारा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा के द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा एवं नासा के द्वारा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो सभी विषयगत रूप से चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि पोलर रीजन में आरक्षित वाष्पशील पदार्थों के अन्वेषण एवं इन सीटू विश्लेषण से जुड़े होंगे। क्या करेंगे वो, जो वहां पे जो पोलर रीजन है उसमें वहां पे जो रिजर्व वाष्पशील पदार्थ है उसका क्या करेगा, अन्वेषण करेगा, जांच करेगा और इन सीटू विश्लेषण करेगा। वो सारे उपकरण क्या करेंगे, इसीलिए डिजाइन किए जाएंगे कि वाष्पशील पदार्थों का अन्वेषण कर सकें और इन सीटू विश्लेषण कर सकें। चलिए इसमें बात करते हैं कि यह मिशन भारत के वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये मिशन भारत के लिए किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, भारत 2040 तक चंद्रमा पर मानव को उतारना चाहता है, तो उस मिशन के लिहाज से ये जो है मिशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कदम के तौर पर देखा जा रहा है, ठीक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंद्रयान 4 भारत का प्रस्तावित चौथा चंद्र मिशन है। चंद्रयान 4 जो है भारत के द्वारा प्रस्तावित किया गया चौथा चंद्र मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी या पत्थर के नमूने एकत्र करके पृथ्वी पर क्या करना है, वापस लाना है। ये चंद्रयान 4 का मिशन है। चंद्रयान 4 का मिशन जो है वो क्या है, चंद्रमा से सैंपल को लाना, मिट्टी या पत्थर के नमूने को, सैंपल को एकत्र करके पृथ्वी पर वापस लाना है। चंद्रयान 4 का ये लक्ष्य है, ठीक है। इसरो का पहला लूनार सैंपल रिटर्न अभियान होगा। चंद्रमा पर जाएगा और वहां से सैंपल एकत्रित करेगा और फिर वापस धरती पर आएगा। इसे 2027-28 के दौरान लॉन्च करने की योजना है। तो चंद्रयान 4 मिशन को कब लॉन्च करने की योजना है, या लूनार सैंपल रिटर्न अभियान जो है इसको लॉन्च करने की योजना कब है, 2027-28 के दौरान इसको लॉन्च करने की योजना है। ये इसरो का पहला लूनार सैंपल रिटर्न परियोजना है, तो योजना है, तो ये इस लिहाज से भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक। चलिए तो ये तो हो गई चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 यानी कि लूपेक्स मिशन से रिलेटेड कुछ बातें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब हम GSLV F-15 या NVS-2 मिशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये NVS-2 वाला क्या वाला चीज है, तो NVS-2 जो है ये भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नाविक इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म क्या है नाविक का, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन नाविक का फुल फॉर्म है। NVS-2 भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली के दूसरे पीढ़ी के उपग्रहों में दूसरा उपग्रह है। क्या है, दूसरे पीढ़ी के उपग्रहों में ये क्या है, दूसरा उपग्रह है NVS-2। NVS-2 जो है ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन का जो दूसरा पीढ़ी का उपग्रह है उसमें दूसरा उपग्रह है, जिसका उद्देश्य क्या है, देश की उपग्रह नेविगेशन क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।
इस मिशन का उद्देश्य क्या है? जो सैटेलाइट नेविगेशन कैपेसिटी है, सैटेलाइट को नेविगेट करने की जो कैपेसिटी है उसको और ज्यादा इनहेंस करना है, मजबूत करना है। NBS-2 का ये मिशन है। ठीक, चलिए 29 जनवरी 2025 को इसरो ने अपने 100वें लॉन्च मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट द्वारा NBS-2 नामक नवीनतम नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि NBS-2 नामक जो लेटेस्ट नेविगेशन सैटेलाइट का परीक्षण किया गया है, प्रक्षेपण किया गया है, वो किस रॉकेट के द्वारा किया गया है? तो GSLV F-15 के द्वारा किया गया है। किस रॉकेट के द्वारा किया गया है? GSLV F-15 रॉकेट द्वारा NBS-2 नामक लेटेस्ट नेविगेशन सैटेलाइट या नवीनतम नेविगेशन उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है और ये इसरो का 100वां लॉन्च मिशन था। कौन सा लॉन्च मिशन था? 100th लॉन्च मिशन था इसरो का। कब किया गया है? 29 जनवरी 2025 को किया गया है। तो डेट दिया रखना इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में दे सकता है कि NBS-2 मिशन की लॉन्चिंग डेट कब थी? 29 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया है। ऐसे सीधे स्टेटमेंट दे सकता है कि NBS-2 नामक नवीनतम नेविगेशन उपग्रह को 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया है। और साथ में ये स्टेटमेंट दे सकता है कि इसकी लॉन्चिंग GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा की गई है। ये इसरो का 100वां लॉन्च मिशन था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है या है। तो ऐसे स्टेटमेंट देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो सारे फैक्ट्स दिमाग में रखना ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट ने उपग्रह को प्रारंभिक भू समकालिक ट्रांसफर कक्षा में स्थापित किया है। भू समकालिक कक्षा मतलब जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर कक्षा GTO में, जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट में क्या किया है? इसको स्थापित किया है। GTO में स्थापित किया है। भू समकालिक ट्रांसफर कक्षा में स्थापित किया मतलब GTO में इसको स्थापित किया है, स्टैब्लिश किया है। NBS-2 को 111.75 पूर्वी देशांतर के भू स्थिर स्लॉट पर पहुंचाना था। NBS-2 को कहां पहुंचाना था? पूर्व देशांतर के भू स्थिर स्लॉट, जो भू स्थिर स्लॉट है IRNSS-1E का स्थान, वहां पर पहुंचाना था। किंतु ऑर्बिट उन्नयन इंजन में आई तकनीकी खराबी के कारण उपग्रह जो है वो इच्छित अस्थायी कक्षा तक नहीं पहुंच सका है। ठीक है, ये जहां पे इसको भेजना था वहां पर ये नहीं पहुंच पाया है, उससे पहले ही इसको छोड़ दिया गया है। वर्तमान में ये उपग्रह कहाँ पे है? तो इलेक्ट्रिकल कक्षा में है तथा इसे उपयोग में लेने के लिए वैकल्पिक उपाय खोजे जा रहे हैं। मतलब इसकी लॉन्चिंग तो कर दी गई है लेकिन ये अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं लोकेट हो पाया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल कक्षा में इस समय मूव कर रहा है और इसके वैकल्पिक उपाय जो है वो खोजे जा रहे हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। भेज तो दिया गया लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाए, इसके वैकल्पिक उपाय खोजे जा रहे हैं। ये GSLV की क्या थी? 17वीं और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की 11वीं उड़ान थी। GSLV की 17वीं और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की 11वीं उड़ान थी, जिसके जरिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तहत इसको प्रमोटित किया गया था। NBS-2 नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन व्हीकल सैटेलाइट, दूसरी पीढ़ी की श्रृंखला का सैटेलाइट सेकंड उपग्रह है। तो GSLV की कौन सी उड़ान थी? 17वीं उड़ान थी। GSLV की 17वीं उड़ान थी और इसको स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस 11वीं उड़ान, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस 11वीं उड़ान थी और GSLV की 17वीं उड़ान थी। स्वदेशी क्रायोजेनिक के साथ GSLV की ये 8वीं परिचालन उड़ान है। स्वदेशी क्रायोजेनिक के साथ GSLV की ये 8वीं और परिचालन उड़ान है। NBS-2 नाविक की दूसरी पीढ़ी की श्रृंखला का क्या है? ये दूसरा उपग्रह है। NBS-2 से पहले एक उपग्रह और भेजा जा चुका है, तो ये NBS-2 श्रृंखला का ये दूसरा उपग्रह है। ये नाविक की दूसरी पीढ़ी की श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है? NBS-2, तो दूसरा उपग्रह है। इससे पहले भी एक उपग्रह को भेजा जा चुका है। ठीक, चलिए दूसरी पीढ़ी के पहला उपग्रह क्या था? NBS-1 था। NBS-1 था दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह। NBS-1 था और दूसरा उपग्रह भी 29 जनवरी को लॉन्च किया गया है NBS-2 के नाम से। तो NBS-1 का प्रक्षेपण GSLV F-12 के द्वारा किया गया है और NBS-2 का प्रक्षेपण
GSLV F-15 के द्वारा किया गया है। तो NBS-1 का प्रक्षेपण GSLV F-12 के द्वारा 29 मई 2023 को किया गया था और ये 29 जनवरी 2025 को किया गया है। नैविक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? रणनीतिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। रणनीतिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। ये प्रणाली क्या सुनिश्चित करती है? सिस्टम क्या सुनिश्चित करता है कि युद्ध या आपदा के समय भारत को बाहरी देशों की जो नौवहन प्रणाली है, नैविक सिस्टम है, उस पर डिपेंडेंसी ना हो। भारत जो है वो नेविगेशन सिस्टम पर, दूसरे देशों के नेविगेशन सिस्टम पर, नैविक सिस्टम पर डिपेंडेंट ना रहे युद्ध के समय और आपदा के समय खासकर, क्योंकि किसी भी दूसरे देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है इतनी आसानी के साथ। इसीलिए इसने ये नेविगेशन सैटेलाइट को क्या किया है? लॉन्च किया है, NBS-2, जो कि दूसरी पीढ़ी का दूसरा सैटेलाइट है। पहली पीढ़ी के तहत भारत सरकार ने क्या किया था? वर्ष 2006 में क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली को क्या किया था? मंजूरी दी थी। 2006 में पहली पीढ़ी के तहत भारत सरकार ने क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली को मंजूरी प्रदान की थी। नैविक में प्रारंभिक रूप से कितने सैटेलाइट शामिल हैं? तो 7 सैटेलाइट शामिल हैं। नैविक में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैविक में प्रारंभिक रूप से प्राइमरी रूप से कितने सैटेलाइट शामिल हैं? तो 7 सैटेलाइट उसमें शामिल हैं। 3 कौन से हैं? 3 उसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब जो पृथ्वी के साथ साथ, पृथ्वी की स्पीड के साथ ही चक्कर लगाते हैं, तो इसीलिए वो क्या होते हैं? स्टेबल नजर आते हैं, स्थिर नजर आते हैं। तो इसमें से 3 क्या हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं और अस्थायी तौर पर भारत के ऊपर स्थित हैं। ये अस्थायी तौर पर क्या कर रहे हैं? भारत के ऊपर ही स्थित हैं, कहीं और नहीं जाते हैं। हम 4 जो हैं वो भू समकालिक उपग्रह हैं, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में घूम रहे हैं। जियो सिंक्रोनाइजेशन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, भू समकालिक उपग्रह हैं वो, ठीक है। तो 3 इसमें से जियो स्टेशनरी हैं, भू स्थिर उपग्रह हैं, और 4 जो है वो भू समकालिक उपग्रह हैं। टोटल 7 उपग्रह इसमें शामिल हैं। पहला उपग्रह IRNSS-1A जुलाई 2013 में PSLV C-22 द्वारा प्रक्षेपित हुआ था और 7वां उपग्रह IRNSS-1G अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ, जिससे 7 उपग्रहों का मूल तारामंडल पूर्ण हो गया था। ये 7 उपग्रह अलग अलग टाइम फ्रेम में भेजे गए हैं। पहला उपग्रह क्या था इस सिस्टम का? IRNSS-1A। इसको जुलाई 2013 में PSLV C-22 के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-22 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। और इसका जो लास्ट उपग्रह था, 7वां सैटेलाइट था, IRNSS-1G अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया है और ये 7 उपग्रहों का मूल तारामंडल बना रहा है। इसका जो कवरेज है, इन सैटेलाइट्स का जो कवरेज है वो कहाँ है? पूरे भारतवर्ष पर है और इसके करीब 1500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र को ये क्या करता है? शामिल करता है। भारत तो शामिल है ही है पूरा, भारत के अलावा 1500 किलोमीटर के इर्द गिर्द का एरिया भी ये कवर कर रहा है, ये जो सैटेलाइट का तारामंडल भेजा गया है। नाविक क्या करता है? ये 2 तरह की सेवाएं प्रदान करता है। पहला, मानक स्थिति सेवा, यानी आम जनता है तो मुफ्त सेवा प्रोवाइड करता है। दूसरा, प्रतिबंधित सेवा, मतलब रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सैन्य विशिष्ट उपयोगकर्ताओं हेतु संवेदनशील सेवा प्रोवाइड करता है। तो ये आम जनमानस के लिए भी काम करता है और जो रिस्ट्रिक्टेड सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उसको भी प्रोवाइड करता है। मतलब सेना के लिए काम करता है और विशिष्ट उपयोग के लिए यूज किया जाता है। काफी संवेदनशील सेवाएं भी प्रोवाइड करता है। विश्व के देशों में संचालित नौवहन प्रणाली को हम देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नौवहन प्रणाली है उसको क्या नाम दिया गया है? GPS नाम दिया गया है। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चीन जो अपना नौवहन प्रणाली यूज करता है वो क्या है? बीडो नाम से यूज करता है, बीडो। रसिया जो जिस नाम से नौवहन प्रणाली को यूज करता है वो क्या है? ग्लोनास। रसिया जिस प्रणाली को यूज करता है वो क्या है? ग्लोनास है। और जापान जो यूज करता है वो क्या है? क्यूजेसएस है। क्यूजेसएस मतलब मिकी विकी उसका नाम है, जिस प्रणाली को जापान यूज करता है, QZSS या मिकी विकी। और भारत जिस प्रणाली को यूज करता है वो क्या है? नाविक। तो भारत का GPS कह सकते हैं एक तरह से क्या है? नाविक है। नाविक सिस्टम जो है वो भारत का GPS है। ठीक, तो ये हमने देखा GSLV F-15 या NBS-2 मिशन को। NBS-2 मिशन को GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये नेविगेशन उपग्रह है, ठीक है, नवीनतम नेविगेशन उपग्रह है। और नाविक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है
तो नेविक का फुल फॉर्म क्या होता है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नाविक इसका नाम रखा गया है। जैसे अमेरिका ने अपना नाम क्या रखा है अपने प्रणाली का, नौवहन प्रणाली का, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ऐसे ही भारत का नाम क्या है इसका? नेविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन मतलब होता है तारों का समूह। तो 7 तारों का, 7 सैटेलाइट का ग्रुप भारत ने प्रक्षेपित किया है अलग अलग टाइम फ्रेम में। 2013 से इसकी स्टार्टिंग हुई है और 2025 तक चला है। तो 2016 तक भेजा गया है, उसमें 7 सैटेलाइट्स को भेजा है और उसने ग्रुप बना लिया है। तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन ये भारत की नौवहन प्रणाली का, नाविक का फुल फॉर्म है, क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। इसने दूसरे पीढ़ी के उपग्रह में दूसरा उपग्रह भेजा है जिसका नाम NVS-2 रखा है, ठीक। और इसको GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा भेजा गया है और NVS-2 नामक के नवीनतम नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है। तो इसमें इतनी बातें याद रखनी होगी थी। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को लगातार हमारे साथ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।